हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धातु और अधातु के पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें पहले पार्ट में हम धातु के और अधातु के बारे में पढ़ चुके कि होते क्या हैं और उनके भौतिक गुणधर्म के बारे में और किसी के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे धातु हम की प्राप्ति कैसे होती है, ठीक है, धातु में मिलती कैसे है, ठीक है। इस पार्ट में ये पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम खनिज क्या होते हैं। तो खनिज वो होते हैं एक तरह से पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से मौजूद है, जो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं, ठीक है। सिंपली ये खनिज किसे कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से मौजूद है, ठीक है। और एस क्या होते हैं, वह खनिज जो कि जिन्हें निकालना लाभकारी, जिनसे हमें सोर्स ऑफ इनकम मतलब पैसे आएंगे। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वह खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है। इनके अंदर अयस्क के अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। एग्जाम्पल आपके लिए हो सकता है जैसे सोना हो सकता है, ठीक है। सोना वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना। सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है, तांबा हो सकता है। ये सारे अयस्क होते हैं एक तरह से, उन्हें उसे अयस्क कहते हैं। अब गैंग क्या होता है, एक और गैंग, ये हमारा गैंग वाला गैंग नहीं, गैंग है। पृथ्वी में जब हम खनिज निकालते हैं, खनिज अयस्कों में रेत भी मिलती है, मिट्टी भी होती है, आदि जैसी अशुद्धियां जो मतलब की तरह से गंदगियां होती हैं, उन्हें गैंग कहते हैं। जब हम ये हो गए इन तीनों के बाद आते हैं हम भर्जन और निस्तापन विधि पे। अभी भर्जन और निस्तापन विधि क्या है ये अभी देखते हैं। पहले एक बार थोड़ा सा उनका ओवरव्यू ले लेते हैं। भर्जन और निस्तापन विधि होती है जब हम अयस्कों को पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं तो वह 2 रूप में निकलते हैं। किन किन रूपों में निकलते हैं, मतलब किसके अयस्क के साथ निकलते हैं, सल्फाइड अयस्क के साथ निकलते हैं, ठीक है, और कार्बोनेट अयस्क के साथ निकलते हैं, कार्बोनेट के साथ अयस्क बनाते हुए। अब हमें तो सिर्फ धातु में तो चाहिए ना, हमें ये सल्फाइड और कार्बोनेट अलग अलग करना पड़ेगा। तो सर जो हमारा सल्फाइड अयस्क के रूप में निकलते हैं जो भी हमारे धातु, उन्हें हम किस विधि के द्वारा अलग करते हैं, भर्जन विधि के द्वारा अलग करते हैं। और वहीं जो कार्बोनेट अयस्क के रूप में धातु होते हैं उन्हें हम निस्तापन विधि के द्वारा अलग करते हैं, ठीक है। अब आगे ना भर्जन और निस्तापन को देखते हैं अच्छी तरीके से। भर्जन और निस्तापन होता क्या है, ठीक है। भर्जन और निस्तापन समझने से पहले ना मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने एक ना वो संकेत श्रेणी याद करी थी, ठीक है, कि कौन सा जो धातु है कितनी पावरफुल है। सबसे ऊपर पोटेशियम और सोडियम आते हैं हमारे। पोटेशियम और सोडियम क्यों आते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और उन्हें ना केरोसिन ऑयल के अंदर भी डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि जैसे ही वो एयर को कैच करेंगे वो वैसे ही आग पकड़ लेंगे। इसके वजह से उन्हें केरोसिन ऑयल के अंदर डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। तो अब हम ये बात मैं बता क्यों रहा हूँ, ये बात मैं इसके वजह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारे देखो उसमें 3 टाइप्स होते हैं एक तरह से। 3 टाइप कैसे, एक तरह से जो ऊपर जो जैसे ऊपर आता है पोटेशियम और सोडियम, ठीक है, जो ऊपर के होते हैं उनको अलग करने की विधि अलग होती है। जो बीच वाले होते हैं उनको अलग करने की विधि अलग होती है, और जो सबसे नीचे वाले होते हैं उनको अलग करने की विधि अलग होती है। भर्जन और जो निस्तापन है वो बीच वाले विधियों को मतलब जो अयस्क मिले हैं उनको अलग करने की विधि है। जो बीच वाले हैं ना, मतलब जो संकेत श्रेणी के बीच में आते हैं एक तरह से, ठीक है, उनको अलग करने के लिए जैसे जिंक हो गया, ठीक है, और मरकरी हो गया, सॉरी ये हाँ जिंक हो गया, मरकरी हो गया, ठीक है, ये सब है एक तरह से। अब देखते हैं जो देखो ये भर्जन और निस्तापन करके देते हैं। एक तरह से कॉमन चीज बताऊं दोनों की, भर्जन और निस्तापन ना इन दोनों को ऑक्साइड के फॉर्म में देते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी धातु को प्राप्त करना मतलब एक प्योर फॉर्म चाहिए, तो उसे भर्जन और निस्तापन से डायरेक्ट एक तरह से प्योर फॉर्म ले सकते हैं। मतलब किसी धातु को हम कैसे डायरेक्ट प्योर फॉर्म में ले सकते हैं, उसके ऑक्साइड से। अगर जिंक ऑक्साइड है तो उसमें कार्बन लगाया जो अपच्छेद कर देता है, फिर हमें डायरेक्ट जिंक मिल जाएगा। इस बात को भी दोबारा ढंग से समझेंगे, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ भी। कहने का मतलब क्या है, भर्जन और जो निस्तापन विधियां हैं वो जो भी हमारा अयस्क है उसे ऑक्साइड के फॉर्म में ट्रांसफर दे देती हैं, और ऑक्साइड के फॉर्म में ट्रांसफर होने के बाद वो उसमें अगर तुम कार्बन लगा दोगे, अपचयन कर दोगे, तो वो हमें धातु हमारी प्योर फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। अब हम दोबारा समझते हैं। जो भर्जन और निस्तापन विधियां बीच वाले संकेत श्रेणी में आते हैं उन धातुओं के लिए, ठीक है,
वर्जन कौन सी विधि के लिए होता है? जिसमें सल्फाइड एस्क होते हैं, ठीक है। अब देख पढ़ते हैं। वर्जन सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? सल्फाइड अयस्क को किस में करेंगे? वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर। वहीं एक बार रिएक्शंस को देखने से पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं। भर्जन हमारा क्या हो गया? सल्फाइड अयस्क। और वहीं निस्तापन हुआ कार्बोनेट अयस्क। निस्तापन कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु, बस डिफरेंट ये इन दोनों के अंदर। यहाँ पे हम सिर्फ वायु की उपस्थिति में कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि सीमित होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। इसमें सीमित नहीं है, मतलब जो नॉर्मल है वो रह सकती है इसमें, बट इसमें निस्तापन में क्या? सीमित वायु में अधिक ताप पर दोनों गर्म हो रहे हैं, बट इसमें सीमित वायु करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, जिंक सल्फाइड है हमारे पास। इसके साथ मतलब किसी भी चीज को जब जलाया जाता है तो ऑक्सीजन प्रेजेंस में गर्म किया जाता है। ऑक्सीजन लगाया तो जिंक ऑक्साइड आ गया और SO2 बाहर निकल गया, ठीक है। अब ये हमारे पास सिनेबार। सिनेबार क्या होता है? मैंने बताया सिनेबार, ये देखो Hg का होता है मरकरी। जो मरकरी है ना हमें पृथ्वी के रूप में किस अयस्क के रूप में मिलता है? वो सिनेबार के रूप में मिलता है। जो मरकरी है वो हमें किस रूप में पाया जाता है पृथ्वी के अंदर? वो पाया जाता है हमें सिनेबार के रूप में, HgS। फिर इसमें हम क्या करते हैं? भर्जन विधि का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ऑक्सीजन लगाने से फिर ये हमें मरकरी ऑक्साइड मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम अपचयन कर देते हैं। अब यहाँ पे आया था ये दोनों ऑप्शन ले लिया। निस्तापन देखते हैं। निस्तापन में क्या होता है? जिंक कार्बोनेट, मैंने बताया कार्बोनेट एस को, इसमें सीमित वायु है, इसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं लिखा साथ में। इसको गर्म करा अधिक ताप पर तो हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, ठीक है। अब देखते हैं अपचयन और उपचयन चैप्टर 1 के टॉपिक है। अपचयन और उपचयन चैप्टर 1 के टॉपिक है। अपचयन से मतलब होता है एक तरह से ऑक्सीजन को हटाना, और उपचयन से मतलब होता है ऑक्सीजन को आलाना, ठीक है, ऑक्सीजन को जोड़ना। तो धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है। जैसे हमने यहाँ पे कर रखी है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन लगाया तो जिंक अलग आ गई, और इस CO कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, ये अलग हो गया। इसी तरीके से हमें प्राप्त हो गई। इसी तरीके से ये मरकरी प्राप्त हो जाएगी, इसी तरीके से जिंक प्राप्त हो जाएगी। सिंपल है, बस इतना ही था, ठीक है। ये कौन से वालों के लिए होता है? भर्जन और निस्तापन, ये जो बीच में होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, मतलब संक्रियता श्रेणी के बीच में होते हैं, ठीक है। जो ऊपर की तरफ होते हैं उनके लिए होता है इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग, उसे हम अभी पढ़ते हैं इसके बाद। और सबसे नीचे वाले होते हैं वो उन्हें सिर्फ अपचयित करके अलग कर सकते हैं, जो सबसे नीचे वाले होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जो सबसे ऊपर वाले थे उनके लिए विधि कौन सी लगती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं संक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर में स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। तो जैसे सबसे ऊपर कौन सा आता है? सोडियम आता है, ठीक है। सोडियम का तुमने सॉल्यूशन ले लिया NaCl का, किस अवस्था में? गलित अवस्था में, मतलब मोल्टेन स्टेट में, पिघली हुई अवस्था में, ठीक है। उसके अंदर तुमने एक बीकर लिया सबसे पहले, उसके अंदर गलित अवस्था में सोडियम ले लिया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, मतलब पिघला हुआ। और उसके बाद क्या कर दिया तुमने ना, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाल दी, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड होती है हमारी पॉजिटिव वाली और कैथोड होती है नेगेटिव वाली। अब एक तरह से इसके अंदर Na+ बहुत सारे होंगे और Cl- बहुत सारे होंगे, Na+ बहुत सारे होंगे और Cl- बहुत सारे होंगे। तो जो तुम्हारा ये Na+ है वो किस पे जाके चिपक जाएगा? कैथोड पे जाके चिपक जाएगा, और Cl- ये इस पे एनोड पे, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं एक बार बड़े फिगर में कैसे कह रहा हूं मैं। ये वाली एनोड है तुम्हारी, पॉजिटिव वाली एनोड ही होती है हमेशा, और ये कैथोड है, ठीक है। दोनों को इलेक्ट्रोड बोलते हैं वैसे। अब तुमने आ रहा है जो ये सॉल्यूशन है एक तरह से, मतलब गलित अवस्था में क्या है, जो लिक्विड है एक तरह से NaCl का है, तो काफी सारे Na होंगे और Cl- होंगे, Na होंगे प्लस होंगे और Cl- होंगे, Cl- होंगे, Na+ होंगे। तो हुआ क्या, जो ये पॉजिटिव है, मैं जैसे हमने देखा था किसमें, आयनिक बॉन्ड्स के आयनिक वाले में, पिछले चैप्टर में, ठीक है। धातु और अधातु के साथ एक साथ अभिक्रिया करते हैं, तो सोडियम है पॉजिटिव है तो नेगेटिव पे जाकर चिपक जाएगा, सोडियम है पॉजिटिव, सारे के सारे नेगेटिव पे जाके चिपक जाएंगे, ठीक है। और ये Cl है जो सारे के सारे ये नेगेटिव पे जाके चिपक जाएंगे। तो एनोड पे क्या जमा हो जाएगा हमारा? Cl-, और जो हमारी धातु है
कैथोड पे चिपक जाएगी, ठीक है। बट जो ये धातु हमें मिली है ना, ये प्योर नहीं है अभी फॉर्म में, मतलब थोड़ी सी अशुद्धियां हैं इसके अंदर। तो इन धातुओं को कैसे अलग करते हैं, मतलब ये निष्कर्षण तो हो गया, हमें धातु अलग तो मिल गई, बट हमें प्योर फॉर्म में निकालनी है। तो प्योर फॉर्म में कैसे निकालने के लिए ना अलग एग्जांपल दे रखा कॉपर सल्फेट वाला। उससे हम क्या कहते हैं, धातुओं का परिष्करण। परिष्करण कैसे, तुमने लिया एक तरह से बीकर ले लिया, फिर से ध्यान समझना, धातुओं का एक बीकर ले लिया, 2 इलेक्ट्रोड डाल दी। इलेक्ट्रोड कौन कौन सी, एक पॉजिटिव, ठीक है, और एक नेगेटिव। ये पॉजिटिव है तुम्हारी, ये नेगेटिव है तुम्हारी। अभी ये भरी हुई है तुम्हारी, एक तरह से सपोज करो ये यहाँ तक भरी हुई है तुम्हारी सॉल्यूशन से। अब यहाँ पे एग्जांपल है कॉपर सल्फेट वाला दे रखा है, तो कॉपर सल्फेट वाला भी है, सेम इसी तरीके से होगा वो भी। मतलब एक तरह से सोडियम जो मिला है ना, प्योर नहीं है पूरा, सोडियम मिल तो गया, सोडियम प्योर नहीं है, बट यहाँ पे कॉपर वाला दे रखा है, तो कॉपर वाला समझते हैं। ये जो सोल्यूशन एक तरह से तुम्हारा कॉपर सल्फेट का है, ठीक है। अब तुम्हें कॉपर सल्फेट चाहिए, एक तरह से जो कॉपर है, कॉपर की संयोजकता होती है +2 और SO4 की होती है -2, ठीक है। ये बता रहा था बस यहाँ पे। अब ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इस पे तुमने ये जो एनोड है, एनोड ही तो होती है पॉजिटिव, एनोड पे तुमने ना इम्प्योर कॉपर ले लिया, मतलब इसी तरीके से तुमने निकाला कॉपर अलग, ठीक है। कॉपर को फिर जो इम्प्योर है, जो प्योर नहीं है, वो इसके ऊपर ले लिया, ठीक है, एक तरह से इम्प्योर एनोड के पास, ठीक है। और जो कैथोड है तुम्हारी कौन सी, नेगेटिव वाली, कैथोड है जो नेगेटिव वाली, इस पे एक लेयर लगा दी, पतली सी चादर लगा दी इसके ऊपर प्योर कॉपर की। ये इम्प्योर कॉपर है, इसके ऊपर जो लगी हुई है इम्प्योर कॉपर है, ठीक है, अशुद्ध है मतलब। और इस पे क्या है, शुद्ध कॉपर है, शुद्ध कॉपर की पतली परत, शुद्ध कॉपर की एक पतली परत, ठीक है। तो होगा क्या, इस सॉल्यूशन के अंदर भी काफी सारे कॉपर होंगे और SO4 होंगे, कॉपर होंगे और SO4- होंगे। तो सबसे पहले ना, जब तुम इसके अंदर से लाइट मतलब कि विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, तो जो इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर है वो इस पे जाकर चिपकने लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब इसके कॉपर खत्म हो जाएंगे सॉल्यूशन के, तो जो इम्प्योर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर में से जो प्योर कॉपर निकल के इस पे जाकर चिपक जाएगा, ठीक है, एनोड पे। और जो इसका इम्प्योरिटीज थी, मतलब ये अशुद्ध था ना एक तरह से, जो हमने कॉपर निकाला था इस वाले निष्कर्षण से, ठीक है। उसके बाद जो इसमें से गंदगी निकलेगी वो इधर जाके गिर जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं एनोड पंख, एनोड पंख कहते हैं। दोबारा से एक बार रिकैप कर लेते हैं हल्का सा, ठीक है। संक्रिय श्रेणी में सबसे ऊपर के धातुओं को निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं, मतलब प्योर फॉर्म में एक तरह से निकालने के लिए। पहला होता है निष्कर्षण, मतलब अलग कैसे करें, जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड का हमने सॉल्यूशन ले लिया गलित अवस्था में, मतलब मोल्टर स्टेट में, ठीक है। उसके अंदर से हमने विद्युत धारा प्रवाहित कराई, विद्युत धारा प्रवाहित होने पे क्या हुआ, जो हमारा सोडियम था वो एनोड कैथोड पे जाकर चिपक गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है सोडियम के पास, और वहीं जो क्लोरीन था वो एनोड पे जाकर चिपक गया, ठीक है। तो हो अब हमने जो ये चिपक गया था तो हमने इस पे से निकाल लिया। इसके बाद एक तरह सपोज करो, ये यहाँ पे सपोज करो कॉपर सल्फेट लिया था या कॉपर क्लोराइड लिया था, हमने कॉपर क्लोराइड लिया था। उसके बाद फिर हमने क्या करा, इस वाले में रखा, परिष्करण करा इसका, मतलब ये इम्प्योर था, अभी प्योर नहीं था, ठीक है। इसके ऊपर तुमने ये मतलब इम्प्योर कॉपर लगा दिया इसके ऊपर, और उसके ऊपर लगा दिया प्योर कॉपर, कैथोड के ऊपर प्योर कॉपर, नेगेटिव वाले पे एक पतली सी चादर उसकी लपेट दी, और एनोड पे क्या कर दिया, एनोड पे जो इम्प्योर कॉपर है वो एक तरह से जमा दिया उसका, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले दिया। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो कॉपर होंगे वो पहले जाकर चिपक जाएंगे जब विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे कैथोड पर, और उसके बाद जब इस सॉल्यूशन के जब इस जो इसके अंदर पानी भरा हुआ है, जो भी लिक्विड द्रव है, उसके जब कॉपर खत्म हो जाएंगे तो इसके जो इसके ऊपर चिपकाया था तुमने एनोड के ऊपर इम्प्योर अशुद्ध कॉपर, वो जाकर चिपकने लग जाएंगे कैथोड पर, ठीक है। और जो इसकी इम्प्योरिटीज थी, मतलब ये अशुद्ध था, इसके ऊपर जो अशुद्ध चीजें थी, अशुद्ध था, शुद्ध होते चली गई, बाकी सारी चीजें नीचे गिर जाएंगी, और जो नीचे जाकर गिरेंगी उन्हें हम कहते हैं एनोड पंख। ये तरीका होता है। इसके बाद हम देखते हैं संक्षारण, ठीक है। अब हम देखते हैं संक्षारण क्या होता है।
संक्षारण होता है हमारा जब कोई धातु वातावरण में उपस्थित पदार्थ जैसे कि कौन कौन से हो गए हमारा, ऑक्सीजन हो गया, अम्ल हो गया, आर्द्रता हो गया मतलब नमी, के संपर्क में आकर क्षय होना प्रारंभ हो जाती है, तो इसे संक्षारण कहते हैं। क्षय का मतलब है खराब होना हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन तो मैं मालूम नहीं है, अम्ल कहाँ से आता है एक तरह से वातावरण में, जब एसिड रेन होती है, ठीक है, हमने वर्षा, आर्द्रता, नमी तो होती है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है, तो इससे फर्क पड़ता है सिल्वर है ना, वो काले होने लग जाता है, सिल्वर काला होने लगता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप हैं, आपके घर आपकी मम्मी हैं जो वो पायल पहनती है, तो आपने देखा होगा जब जब उन पे आर्द्रता मतलब पानी पड़ता रहता है तो धीरे धीरे काली होने लग जाती है, ठीक है। कॉपर पर हरी परत चढ़ने लग जाती है। कॉपर पर हरी परत का एग्जाम्पल आपने नहीं देखा होगा, तो इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है जो अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, वो कॉपर की है, वो हरी होती जा रही है धीरे धीरे, ठीक है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से। तो ये जो संक्षारण है, और लोहा है, लोहा को भी लोहे पे जंग लगना एक तरह से, वो भी इसका एग्जाम्पल है संक्षारण का। अब जो संक्षारण है, संक्षारण बचाया कैसे जाए, ठीक है, तो बचाने के लिए इसके कुछ 4-5 उपाय होते हैं, जैसे कि हो गया हमारा एक, उसमें पेंट कर दी जाए, ग्रीस कर दी जाए उस पे, ठीक है, या फिर यशत लेपन या फिर एनोडीकरण किया जाता है, फिर मिश्र धातु बना दी जाए। एनोडीकरण क्या होता है, पहले यशत लेपन देख लेते हैं। यशत लेपन क्या होता है, लोहे एक इस्पात को जंग लगने से सुरक्षित करने के लिए उन पर हम क्या करते हैं, जस्ते मतलब जिंक की परत चढ़ा देते हैं, ठीक है, ऐसे एनोडीकरण होता है। एनोडीकरण क्या होता है, एल्युमिनियम की एक मोटी परत चढ़ा देना, ठीक है। अब ये हो गए इसके तरीके, मतलब इसको सेव कैसे रखा जाए संक्षारण को। अब देख लेते हैं हमारा लास्ट टॉपिक चैप्टर का, मिश्र धातु क्या होता है। मिश्र धातु होता है दो या दो से अधिक धातुओं, दो या दो से अधिक धातुओं और कभी कभी ना अधातु को मिला लेते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक धातुओं तथा कभी कभी अधातुओं भी उपस्थित होती हैं कि समागी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है इस बात से कि समागी मिश्रण क्या होता है, समागी मिश्रण दो तरह के मिश्रण होते हैं, एक समागी और एक विषमागी। समागी होता है, इसके लिए एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि पानी लिया हमने और उसमें चीनी मिलाई, तो चीनी पूरी अच्छी तरीके से मिल जाती है। हम डिफरेंट जब मिला देते हैं तो हम चीनी और चीनी के गिलास में, मतलब पानी और चीनी का गिलास है एक तरह से, पानी में चीनी घोल दी तो हम उसके अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इसके अंदर चीनी दिखनी नहीं आपको, ठीक है। और वहीं अगर एक पानी का गिलास है साफ और उसमें मिट्टी घोल दी तो वो विषमागी हो गया। तो समागी होता है दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाना कि अलग अलग कैसा है, ठीक है। दो या दो से अधिक धातु, कभी कभी अधातु भी उपस्थित हुए, कब समागी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। उसका एग्जाम्पल हो गया जैसे पीतल आपने देखा है, ठीक है, वो किसका मिश्रण होता है, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। ऐसी कांसा का मिश्रण होता है कॉपर और जिंक, एसएन मतलब टीन का, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और इसके बाद आगे की चैप्टर भी उन्नति क्लासेस से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।